ओके, कल हमने डिस्कस की थी केमिकल रिएक्शन की दो कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे कि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस पर केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है। एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंसेज हैं वो डिफरेंट स्टेट में होते हैं, और केमिकल रिएक्शन के बाद में जो नए प्रोडक्ट बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, मतलब कि उनकी स्टेट बदल जाती है। अगर स्टेट बदल रही है तो इसका मतलब उस जगह पर केमिकल रिएक्शन हुई होगी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल से डिस्कस करते हैं हम लोग। अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू प्रोड्यूस सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया गैस, अब देखिए मैंने इसकी स्टेट आपको साथ में लिख करके दी है, तो अब आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी स्टेट क्या होगी। तो ये अमोनिया गैस है, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल लिखते हैं अमोनिया का। अमोनिया इज NH3 एंड इट्स स्टेट इज गैस। एंड सेकंड रिएक्टेंट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो भी गैसीय स्टेट के अंदर है, और ये दोनों गैसेज एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती हैं, और रिएक्शन के बाद में देखिए क्या बनाती है, अमोनियम क्लोराइड विच इज ए सॉलिड। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, और ये कौन सी स्टेट में मिलेगा आपको, सॉलिड स्टेट में। तो देखिए रिएक्शन से पहले जो भी सब्सटेंसेस थे वो गैसीय स्टेट के अंदर थे, और रिएक्शन के बाद में जो नया सब्सटेंस बना विच इज अमोनियम क्लोराइड, वो कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि रिएक्शन से पहले गैस स्टेट थी, रिएक्शन के बाद में सॉलिड स्टेट है, तो स्टेट चेंज हो रही है। अगर स्टेट चेंज हो रही है मतलब कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन चल रही थी। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं, वैक्स को बर्न करते हैं। एक बच्चे को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, उसका नाम पूछिए। हाँ जी, टेक्नो कैमन 1 लिखा हुआ है। टेक्नो कॉमन 1। हेलो, यस, हुज नेम इज टेक्नो कैनन 1। कैमन 1। यस सर, ये मैं ही हूँ हेलो, सर। सर ये ना, हाँ जी, आप सर ये फोन, प्लीज। सर ये फोन के अंदर डिफॉल्ट है, ये फोन का नाम टेक्नो कैमन 1 है। हर मीटिंग के बाद है ना टेक्नो कैमन 1 पे रीसेट हो जाता है, तो मैं भी ठीक करता हूँ। एक अच्छा, सेकंड सर। आप अपना नाम लिख आप अपना नेम बता दीजिए, हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। हाँ सर, करण गुप्ता। करण गुप्ता। ओके, थैंक यू। यस सर। अब देखिए इसमें चेंज इन स्टेट का सेकंड एग्जांपल देखिए। हम लोग वैक्स को बर्न करते हैं, कैंडल को बर्न करते हैं। जो वैक्स होती है वो सॉलिड स्टेट के अंदर होती है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, और जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न होती है, बर्न होने के बाद में दो प्रोडक्ट बनते हैं विच इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O इन द वेपर फॉर्म विच इज ऑल्सो इन द गैसियस स्टेट। तो रिएक्शन से पहले जो वैक्स होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन रिएक्शन के बाद में जो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O, दोनों गैसीय स्टेट के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर भी स्टेट का चेंज हो रहा है। और इसी तरह से हम लोग कोल को बर्न करते हैं, कोयले को जलाते हैं, कोयले के अंदर होता है कार्बन, और कार्बन होता है सॉलिड स्टेट में। लेकिन जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन के बाद में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए गैस। तो रिएक्शन से पहले कार्बन सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन रिएक्शन के बाद में जो न्यू सब्सटेंस बना कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इन द गैसियस स्टेट, जो वेपर की फॉर्म में होता है। तो अब इसमें आपको समझ आ रहा है कि अगर स्टेट चेंज हो रही है तो वहां पर केमिकल रिएक्शन चल रही होगी। तो आप इसके लिए ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं, अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड, और ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देख लीजिए हाइड्रोजन का नंबर रिएक्शन से पहले कितना है, 3 हाइड्रोजन, और ये रहा एक, टोटल 4 हाइड्रोजन बिफोर रिएक्शन, एंड आफ्टर रिएक्शन देर आर 4 हाइड्रोजन, 1 chlorine before reaction and 1 chlorine after reaction, 1 nitrogen before reaction and 1 nitrogen after reaction, so it is a balanced chemical equation। आप इसके लिए ये एग्जांपल लिख सकते हैं, या कार्बन को बर्न करने का एग्जांपल लिख सकते हैं, उसके अलावा वैक्स को बर्न करने का एग्जांपल लिख सकते हैं, जिसमें वो पहले सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बाद में गैसीय स्टेट में चले जाते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज चेंज इन कलर। कलर का चेंज होना हमारी डेली लाइफ के अंदर, ये आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। चेंज इन कलर,
सबसे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी के बारे में बताता हूँ जिसमें हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का यूज करेंगे विच इज KMnO4। तो KMnO4 इट इज नोन एज पोटेशियम परमैंगनेट। ये सॉल्यूशन है एक्वेस सॉल्यूशन और पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। इसका जो कलर है विच इज पर्पल, और हम लोग इसमें ऐड करेंगे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। ये सिट्रिक एसिड है। तो KMnO4 जो पर्पल कलर का होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बीकर लेना पड़ेगा। उस बीकर के अंदर हम लोग पर्पल कलर का ये सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट फिल कर देंगे। तो मैंने ये पोटेशियम परमैंगनेट इस बीकर के अंदर फिल कर दिया, 100 ml पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लिया। अब मैं धीरे धीरे इसमें सिट्रिक एसिड ऐड करूंगा। सिट्रिक एसिड होता है लेमन के अंदर। लेमन जूस आप यूज कर सकते हैं इसमें, इस एक्टिविटी के लिए। तो मैं धीरे धीरे इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ऐसा करते करते इसमें सिट्रिक एसिड ऐड करूंगा। तो जैसे जैसे मैं सिट्रिक एसिड ऐड करता जाऊंगा तब आप देखेंगे कि इसका जो पर्पल कलर है वो फेड होना शुरू हो जाएगा। जो पर्पल कलर है वो फेड होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन है ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन पर्पल कलर से क्या होने वाला है, ये हो जाएगा कलरलेस। तो इस सॉल्यूशन में कलर चेंज हो रहा है। इस बीकर में जो भी सॉल्यूशन था, जैसे जैसे मैं उसमें सिट्रिक एसिड डाल रहा हूं उसका कलर चेंज हो रहा है। अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इस यहाँ पर इस बीकर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन चल रही है और इस केमिकल रिएक्शन के काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। कुछ पार्ट्स के अंदर ये रिएक्शन होती है। हम उस रिएक्शन को नहीं देखेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये, आप लोग ये एक्टिविटी को यूज कर सकते हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए कि कलर चेंज हो रहा है। और इसके एग्जाम्पल सुनिए। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग आयरन की रस्टिंग देखते हैं। आयरन जो है वो रस्ट होता है, उस पर जंग लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो आयरन है वो एनवायरनमेंट के अंदर आसपास के सराउंडिंग में जो भी वाटर वेपर है और ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्शन करता है। इन दोनों के साथ रिएक्शन करके वो आयरन थर्ड ऑक्साइड बनाता है Fe2O3, और जिसको आप लोग रस्ट बोलते हैं। तो जो आयरन था वो ग्रे कलर का मेटल है, डार्क ग्रे कलर का मेटल है, लेकिन उसके बाद में रिएक्शन के बाद में ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन के बाद में उसके ऊपर रस्टिंग आ जाती है, नया प्रोडक्ट बन जाता है जो कि होता है आयरन ऑक्साइड। और ये जो आयरन ऑक्साइड है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। ये सबने देखा होगा कि आयरन पहले ग्रे कलर का था, डार्क ग्रे कलर का था, लेकिन रस्टिंग जब उस पर आ जाती है तो उसके ऊपर लेयर बन जाती है रस्ट की, जो कि रेड ब्राउन कलर की होती है। तो कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब आयरन जो है वो रिएक्शन कर रहा है वाटर और ऑक्सीजन के साथ में। तो ये भी एक चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ आप लोग एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे कि कॉपर। कॉपर के लिए मैं रस्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा, कॉपर के ऊपर रस्टिंग नहीं होती है। उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा कुरोजन। जो अदर मेटल्स हैं उसके लिए आप कुरोड लिख सकते हैं या उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं कुरोजन। मेटल्स का कुरोड होना, सड़ जाना, उनके ऊपर नई लेयर आ जाना। और जो आयरन था उसके लिए सिर्फ आप यूज करेंगे रस्ट वर्ड। जो रस्टिंग होती है Fe2O3.2H2O, ये उसका फॉर्मूला है रस्ट का। और इसको, ये जो आयरन थर्ड ऑक्साइड था इसको रस्ट बोला जाता है। तो आप लोग रस्टिंग वर्ड सब मेटल्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी अदर मेटल्स के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कि उस मेटल का कुरोजन हो रहा है, कुरोड हो रहा है वो। तो कॉपर जो है वो कुरोड होता है। कैसे होता है? कॉपर अपने आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करता है और वो प्रोडक्ट बनाता है कार्बन कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। दो प्रोडक्ट बनते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। कॉपर का नेचुरल कलर है रेड ब्राउन कलर, और रिएक्शन के बाद में अपने आसपास के वाटर और CO2 से रिएक्शन के बाद में वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो ग्रीन कलर के होते हैं। जैसे कि अमेरिका के अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो पूरा का पूरा कॉपर से बना हुआ है। तो जब उसको इंस्टॉल किया गया था, लगाया गया था, तब वो रेड ब्राउन कलर का था, लेकिन अभी वो ग्रीन कलर का है क्योंकि उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ चुकी है, वो मेटल कुरोड हो चुका है। तो ये भी उसी का एग्जांपल है। तो चेंज इन कलर के लिए आप आयरन का एग्जांपल लिख सकते हैं कि आयरन जो है वो वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके रस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो कि रेड ब्राउन कलर की होती है। कॉपर का एग्जांपल लिख सकते हैं, कॉपर पहले रेड ब्राउन कलर का होता है, बाद में रिएक्शन करने के बाद में उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाती है और वो कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की। तो कॉपर रेड ब्राउन से ग्रीन हो जाता है। और कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला है CuCO3, दिस इज कॉपर कार्बोनेट।
और ये कौन से कलर का होता है? ये होता है ग्रीन कलर का। पहले जो कॉपर था वो कौन से कलर का था? वो था रेड ब्राउन कलर का। तो ये रेड ब्राउन से ग्रीन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, नाउ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए हम क्या क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं। हाँ जी, कुछ बच्चों की क्वेरी है अभी, प्लीज। ध्रुव गौड़। यस सर। सर वो यस, Fe3O4 सर किसका फिर फॉर्मूला होता है? हाँ जी, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि हम लोग तीन तरह के आयरन ऑक्साइड पढ़ते हैं। एक होता है FeO, इट इज नोन एज आयरन सेकेंड ऑक्साइड। इसको सेकेंड ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 होती है, Fe+2 होता है ये। और सेकेंड जो होता है वो होता है Fe2O3, इसको बोला जाता है आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये रस्ट है, इसको रस्ट बोलते हैं। और एक फॉर्मूला और होता है Fe3O4, इसको बोला जाता है आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। तो ये आयरन ऑक्साइड्स हैं, ये तीनों ही आयरन ऑक्साइड है। ये रस्टिंग होती है, आयरन के ऊपर जो क्रिएट होती है लेयर वो रस्ट होती है। इसको मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। जो मैंने लिखा है ना Fe3O4, इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। ओके, now we will back to the fifth characteristic of chemical reaction. Fifth characteristic is formation of precipitate. अब पहले इस वर्ड को समझिए, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। केमिकल रिएक्शन के बाद में एक सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा जो वाटर सॉल्यूशन में सेपरेट आउट हो जाएगा। सेपरेट आउट हो जाएगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल सुनिए, जैसे कि मैंने वाटर लिया और वाटर के अंदर सैंड डाल दी। अब आपको पता है वो जो सैंड है, आप उसको जितना भी स्टिर कर लीजिए, हिला लीजिए, वो उस वाटर के अंदर मिक्सअप नहीं होगी। वो एक सॉलिड है जो जिसके पार्टिकल का साइज बड़ा है और वो उस वाटर के अंदर मिक्सअप नहीं होने वाला, तो वो धीरे धीरे बॉटम में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक ऐसे ही होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर। जब भी एक प्रेसिपिटेट बनेगा, एक सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा, वो उस वाटर सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे बॉटम के अंदर एक सॉलिड प्रोडक्ट बन चुका है जो वाटर के अंदर इनसॉलेबल है। तो इनसॉलेबल जो प्रोडक्ट बनता है उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट which separate out during a chemical reaction and which is insoluble in water. Please write this definition of precipitate. अब इसका एग्जांपल देखिए। बेसिकली ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर होती है। जो भी हम केमिकल्स लेंगे वो एक्वेस सॉल्यूशन की फॉर्म में लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, पोटेशियम आयोडाइड। मैं यूज करने वाला हूं पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, इनको जैसे ही मिक्सअप करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेंगे, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये रिएक्शन देखिए किस तरह से करवाई जाती है। सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को Ki से लिखते हैं। दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, ये एक सॉल्ट होता है। उसके अलावा लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को लिखा जाता है PbNO3 होल ट्वाइस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। अब देखिए ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये भी एक पाउडर है, ये भी एक पाउडर है, दोनों ही सॉल्ट है। अब मैंने दोनों सॉल्ट को लिया, पोटेशियम आयोडाइड को लिया और लेड नाइट्रेट को लिया, दोनों को ऐसा फिजिकली मिक्सअप कर दिया। तो आप देखेंगे दोनों सॉल्ट फिजिकली एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो जब ये पाउडर फॉर्म में, जब ये सॉलिड फॉर्म में आप इनको मिक्सअप करेंगे तब कोई केमिकल रिएक्शन आपको नहीं दिखाई देगी। ये मैंने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एक्वेस सॉल्यूशन क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम इनको वाटर में डालते हैं ये आयोनाइज हो जाते हैं और वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, उसके बाद ये केमिकल रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो ये जो पोटेशियम आयोडाइड है, पहले आपको इसका एक्वेस सॉल्यूशन तैयार करना पड़ेगा। आपको
100 ml वाटर लेना पड़ेगा, उसमें ये 5 ग्राम 6 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे और क्या बन जाएगा, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। आपको एग्जाम में भी ये लिखा हुआ मिलेगा कि एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। इसका भी एक्वेस सॉल्यूशन है और इसका भी एक्वेस सॉल्यूशन है, ये भी पाउडर की फॉर्म में है, तो मैंने इसको भी वाटर के अंदर मिक्सअप कर दिया, तो ये भी कौन सा सॉल्यूशन बन गया, एक्वेस सॉल्यूशन। अब ये भी वाटर सॉल्यूशन है, ये भी वाटर सॉल्यूशन है, दोनों वाटर सॉल्यूशन को मिक्सअप कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं 2 टेस्ट ट्यूब को। देखिए सबसे पहले मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाया और यहाँ पर मैंने टेस्ट ट्यूब में ये सॉल्यूशन फिल कर दिया। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, इसको मैंने नेम दे दिया ए टेस्ट ट्यूब। एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब विच इज यूज्ड टू फिल द लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो मैंने यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या फिल कर दिया, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन फिल कर दिया, लेड नाइट्रेट, ये एक्वेस सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का। अब मैं इस टेस्ट ट्यूब को उठा करके पोटेशियम आयोडाइड के अंदर मिक्स करना शुरू कर दूंगा, या पोटेशियम आयोडाइड की टेस्ट ट्यूब को उठा करके ए टेस्ट ट्यूब को बी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दूंगा। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा, देखिए इस तरह से, तो जैसे ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगा आप देखेंगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब थी, पहले ये दोनों सॉल्यूशन कलरलेस थे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कलरलेस सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कलरलेस सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का, तो दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐड करना शुरू करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब के अंदर येलो कलर का एक सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। वो जो येलो कलर का सॉलिड होगा वो होगा लेड आयोडाइड, PbI2, ये लेड आयोडाइड है और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के लिए आप क्या लिखेंगे, PPT, ये सिंबल यूज किया जाता है, एनसीईआरटी बुक के अंदर भी यही सिंबल यूज किया गया, PPT। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर येलो कलर का प्रोडक्ट बनेगा जो धीरे धीरे इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ कलेक्ट होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये सॉलिड है और ये इस सॉल्यूशन में सॉलेबल नहीं है, वाटर के अंदर ये सॉलेबल नहीं है, जो कि सेपरेट आउट हो रहा है। अगर सेपरेट आउट हो रहा है तो हम बोलेंगे ये प्रेसिपिटेट है। और कौन से कलर का था, येलो कलर का, तो मैं बोलूंगा इट इज ए येलो प्रेसिपिटेट। अब केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो प्रोडक्ट बनेगा लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड को लिखेंगे PbI2 और मैं इसकी स्टेट लिखूंगा सॉलिड। और एक प्रोडक्ट और बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को लिखा जाएगा KNO3 और ये किस फॉर्म में होगा, ये एक्वेस फॉर्म में होगा। ये तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन क्रिएट होगा, ये कलरलेस सॉल्यूशन होगा। तो ये कौन सी स्टेट में था, ये है कलरलेस सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन। इट इज आल्सो कलरलेस, ये भी कलरलेस है। और ये जो लेड आयोडाइड बन रहा है इसके नीचे आप लिखेंगे येलो प्रेसिपिटेट, येलो PPT। और ये जो KNO3 है इट इज कलरलेस सॉल्यूशन, ये कलरलेस सॉल्यूशन। ओके, अब ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने लिखी, ये केमिकल रिएक्शन स्केलेटल इक्वेशन है, अभी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखिए बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप ऑक्सीजन का नंबर देखिए, रिएक्शन से पहले आपको कितनी ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए O3 NO3। अच्छा ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है तो आप इसको पूरा एक साथ लिखिए, ये NO3 है नाइट्रेट और इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है 2, तो मतलब NO3 2 है, जो NO3 के मॉलिक्यूल हैं वो 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए। अब इस फॉर्मूला को तो चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक कोफिशिएंट लगा देंगे 2। तो जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी NO3 2 हो जाएंगे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर पोटेशियम 2 हो चुके हैं और रिएक्शन से पहले पोटेशियम 1 है, रिएक्शन के बाद में 2 पोटेशियम है, रिएक्शन से पहले 1 पोटेशियम है, तो यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर पोटेशियम 2 हो जाएंगे और रिएक्शन के बाद भी 2 है। अब आयोडीन को चेक कीजिए, आयोडीन 2 आयोडीन है रिएक्शन से पहले और 2 ही आयोडीन है रिएक्शन के बाद में, I2 लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर। Pb रिएक्शन से पहले 1 है, Pb रिएक्शन के बाद भी 1 है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और ये जो केमिकल इक्वेशन थी, ये केमिकल इक्वेशन किस तरह की इक्वेशन है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन।
डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन है और जो कि आप लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में स्टडी करेंगे। ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है इसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और ये रिएक्शन मोस्टली किनके बीच में होती है? एक्वेस सॉल्यूशंस के बीच में। ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है, दोनों ही सॉल्ट है। दोनों सॉल्ट के बीच में जो रिएक्शन हो रही है उसको बोला जा रहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और उसके अलावा आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। So these are the characteristics, these are the observable features which will describe us to how to identify whether a chemical reaction has taken place. यही वो फीचर्स हैं, यही वो ऑब्जर्वेबल फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी जगह पर केमिकल रिएक्शन चल रही है या केमिकल प्रोसेस चल रही है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन तो आप जान गए हैं क्या होती है। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ में, जिसमें चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, कोई फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, उसके अलावा टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज हो सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक मेथड है, केमिकल इक्वेशन एक मेथड है जिसमें हम लोग ये डिस्क्राइब करेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, कौन कौन से सब्सटेंसेस को यूज किया गया केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था, अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस to form ammonium chloride। ये केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए मेरे को ये सेंटेंस का यूज करना पड़ा, तो मैं इस सेंटेंस को यूज नहीं करना चाहता, और ना ही मेरे को इसमें स्टेट का पता लग रहा है कि कौन कौन सी स्टेट में ये केमिकल रिएक्शन होगी। तो इसको एक बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए, एक बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं किसकी हेल्प लूंगा? केमिकल इक्वेशन की। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन इज द मेथड टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formula of the substances which participating in a chemical reaction। हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को यूज करेंगे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें हम लोग सब्सटेंसेस के फॉर्मूलाज और उनके सिंबल्स का यूज करेंगे, और ये केमिकल इक्वेशन होती है। अब ये केमिकल इक्वेशन के लिए आप लोग सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं, या आप इसकी स्केलेटल इक्वेशन लिख सकते हैं। अमोनिया, अमोनिया का सिंबल होता है NH3, उसके अलावा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एंड द प्रोडक्ट विल बी NH4Cl। अब इस रिएक्शन को हमने अभी यूज किया था चेंज इन स्टेट के लिए। देखिए, अब आप इस सेंटेंस को, ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसको देख करके बता सकते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस को यूज किया जा रहा है इक्वेशन के अंदर, और वो कौन कौन सी स्टेट में है। रिएक्शन से पहले कौन सी स्टेट में थे, रिएक्शन के बाद में जो सब्सटेंस बन रहे हैं वो कौन सी स्टेट में बन रहे हैं। सो दिस इज केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन होती है। अब देखिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले आप इनके स्टेप्स को देखिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हर एलिमेंट के एटम्स का जो नंबर है वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद इक्वल होता है। रिएक्शन से पहले जितने एटम्स थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही एटम्स रहते हैं। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर फॉलो होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है? ताकि जो मास रिएक्शन से पहले था वही मास रिएक्शन के बाद में रहे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है, जिसमें मास क्रिएट भी हो सकता है और मास डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें ना तो मास डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा।
तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको चेक करना है कि एटम्स का नंबर रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद इक्वल रहना चाहिए ऑफ ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स का। अब इसके स्टेप्स देखिए, बैलेंस करने के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आपको उस स्टेटमेंट के अंदर केमिकल रिएक्शन की जो स्टेटमेंट लिखी गई है उस स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। सेकंड स्टेप में आप उसकी वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप पहचान चुके हैं तो आप उसको वर्ड्स में लिख देंगे कि हाँ ये सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स हैं और ये सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोडक्ट हैं केमिकल रिएक्शन के। और थर्ड स्टेप में आप उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज और सिंबल को पुट करेंगे। थर्ड स्टेप में उनके सिंबल्स और फॉर्मूलाज को पुट किया जाएगा, जिससे कौन सी इक्वेशन मिलेगी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मिलेगी। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मिलने के बाद में आप उसमें ये देखेंगे कि कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में। अगर नंबर इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए आपको उसको एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 3 से 4 से, जिससे भी मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे कि उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के बाद में कितनी ऑक्सीजन है, रिएक्शन से पहले कितनी ऑक्सीजन थी, फिर आप हाइड्रोजन को चेक कीजिए, फिर उसके बाद अदर सब्सटेंसेस को आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एटम्स के कितने नंबर है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में। और जिस भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े आप उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। और लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, जब आपने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लिया है तो उसके बाद आपको उसको और इंफॉर्मेटिव बनाना है। केमिकल रिएक्शन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, तो आप उसके सबस्क्रिप्ट में उसकी स्टेट को लिखेंगे कि कौन सा सब्सटेंस कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, एक्वेस सॉल्यूशन है, जो भी वो स्टेट में होगा आप उसके सबस्क्रिप्ट में वो लिखेंगे। प्रोडक्ट में भी ऐसा ही करना है। और उसके साथ साथ आप कुछ और सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो प्रोडक्ट में आप प्लस लगा करके एनर्जी लिख सकते हैं, हीट एनर्जी। इसी तरह से अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ रही है तो आप एनर्जी को लिखने के लिए एरो के ऊपर लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे, सनलाइट दे रहे हैं तो सनलाइट लिख देंगे, अगर हीट एनर्जी दे रहे हैं तो हीट लिख देंगे। तो इस तरह से आप केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फिर से सुनिए स्टेप्स को। पहला स्टेप है केमिकल रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। सेकंड स्टेप है फिर आपको उसको वर्ड इक्वेशन में लिखना है। थर्ड स्टेप है उसके लिए आपको सिंबल्स और फॉर्मूला लिखने हैं। फोर्थ स्टेप है नंबर ऑफ एटम्स को चेक करना रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में। फिफ्थ स्टेप ये होगा कि आपको उसको बैलेंस करना है एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद में लास्ट स्टेप जो सिक्स्थ स्टेप है उसमें आपको उस केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाना है उसकी स्टेट्स को लिख करके। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड to form zinc sulfate and hydrogen gas। ये है केमिकल रिएक्शन। अब इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं। देखिए कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों है रिएक्टेंट्स टू फॉर्म जिंक सल्फेट। रिएक्शन के बाद में क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस, तो ये भी एक प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस। तो मैंने इस केमिकल रिएक्शन के लिए वर्ड इक्वेशन लिखी। वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद इसके मैं सिंबल्स को पुट करूंगा। जिंक के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए यूज करते हैं H2SO4। जिंक सल्फेट इज ए सॉल्ट विच इज ZnSO4 और हाइड्रोजन विच इज H2। ये मैंने इसके सिंबल्स को लिख दिया।
अब आप देखिए ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? ऑब्वियसली ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन रिएक्शन से पहले 2 है, रिएक्शन के बाद भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्शन से पहले 4 है, रिएक्शन के बाद भी 4 है। सल्फर 1 है, रिएक्शन के बाद भी 1 है। जिंक रिएक्शन से पहले 1 था, रिएक्शन के बाद भी 1 है। अब आप इसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप इसकी स्टेट लिखेंगे। जिंक इज ए सॉलिड, sulfuric acid it is aqueous solution AQ, ZnSO4 it is also aqueous solution water solution, and hydrogen is a gas। अगर ये गैस है तो आप यहाँ पर अप एरो का यूज कर सकते हैं। डाउन एरो प्रेसिपिटेट के लिए यूज करते हैं और अप एरो यूज करते हैं गैसेस के लिए। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स जल्दी कीजिए, टाइम आई थिंक 5 मिनट्स है। करण गुप्ता। यस करण गुप्ता। यस सर। सर मेरे को बस डाउट आप थी कि अब बैलेंस को अनबैलेंस करते हैं। अब जैसे आपने पहले भी एग्जांपल में शायद नोट्स में दिया था कि ग्लूकोज एसिड वाला, जी अब ये इतने बड़े बड़े इनका हम कैसे कैलकुलेशन लगाएंगे कि इनको बैलेंस करना मैंने है? जी मैंने आपको ये बताया ना कि आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से स्टार्ट कीजिए। हाँ सर। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ इसके स्टेप्स बताए हैं। कल जो इसके बाद जो लेक्चर होगा 2 दिन 3 दिन के बाद जब भी आपकी क्लास होगी केमिस्ट्री की, उसमें मैं आपको पूरे एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट में आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, आप वो ट्राई कीजिए। नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बोर्ड पर उनके सबके आंसर्स लिखूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। यस हेलो सर, मोहक गुड जैन। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून यस गुड सर। आफ्टरनून बेटा। सर मेरा डाउट है सर, जैसे Fe और कॉपर जैसे एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसीज में रहते हैं, पर Na, जी Mg ये सब E के वैलेंसी में रहते हैं, इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन है एनर्जी। जैसे कि इसका रीजन है रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिव मेटल है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि मैग्नीशियम आपको पता है कितने नंबर पर आता है, कौन सा एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। अगर 12 है तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन्स हैं और 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिट्स में। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो Mg है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 282। तो जैसे ही इसको थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है रूम टेम्परेचर पर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाते हैं। जैसे ही फ्री हो जाते हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। पहले इसके पास कितना चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज 12 था, नेगेटिव चार्ज भी 12 था, इसका नेट चार्ज 0 था। लेकिन अभी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 10। अब इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 10 12 माइनस 10 इट इज +2। तो मैग्नीशियम जो है वो +2 आयन क्रिएट करता है और ये रूम टेम्परेचर पे कर लेता है। तो ये ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। अगर ये रिएक्टिव मेटल है तो ये इजीली आयोनाइज हो सकता है, इजीली ये एक आयन बन सकता है। जबकि आयरन जो है वो डिपेंड करेगा एनर्जी पे। रूम टेम्परेचर पर उसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो Fe+2 बनेगा। अगर हम उसको और गर्म करेंगे, हीट एनर्जी उसको मिल जाती है, सनलाइट मिल जाती है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है। अगर उसकी आउटर ऑर्बिट से 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो Fe+3 बन जाता है। तो ये रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट कपिल। हेलो सर। हाँ जी सर मेरा एक डाउट है कि हम इनके सिंबल्स का कैसे पता लगाएंगे सर, किसका क्या क्या सिंबल है? सिंबल तो बेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे। उसके अलावा आप लोग 9th क्लास की स्टडी को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए आपको क्या क्या सिंबल यूज करना है? मैग्नीशियम आपको पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। तो फॉर्मूला देखिए, बैलेंस हो रही है, ये +2 है ये -2, चार्ज बैलेंस हो रहा है, तो ये एक नया कंपाउंड बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बन गया फॉर्मूला। इसी तरह से और कोई फॉर्मूला देखिए, ZnSO4 जिंक सल्फेट। जो Zn है उसकी वैलेंसी होती है +2 और जो सल्फेट है उसकी वैलेंसी होती है -2। तो +2 -2 ये बैलेंस हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ZnSO4। तो आप लोग अपनी 9th क्लास की बुक में देखिए, उसमें आयंस दिए हुए हैं, उन आयंस को देख करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। यस प्लीज स्टूडेंट रेज योर हैंड्स
if you have clearly understanding the audio and video lecture, please raise your hands, all the students. नेक्स्ट क्लास में हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. अभी मैंने सिर्फ स्टेप्स बताए हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के. अभी 2 दिन आपकी हॉलीडे रहेगी और इसमें 9th क्लास के लेक्चर्स लगेंगे. उसके बाद में आपको कल या परसों तक आपको शेड्यूल डाल दिया जाएगा कि आपकी नेक्स्ट क्लास कब है केमिस्ट्री की. और इसके अलावा आपको इसके असाइनमेंट मिलेंगे व्हाट्सएप पर. आपको मिल जाएगा पीडीएफ फाइल जिसमें आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.